ओके, लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम? लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? फ्री कंसेंट स्टार्ट कर दिया था हमने। अच्छा, फ्री कंसेंट क्या होता है? जिस कंसेंट के बदले पैसे नहीं मिलते वो। हाँ, कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ऐसा? फिर क्या रीजन है? ठीक है। हाँ। हम्म। 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 ठीक है, फाइन। तो 5 फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कंसेंट में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, तब वो कंसेंट क्या कहलाती है? फ्री कंसेंट कहलाती है। जैसे कोएजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये 5 फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, तब हम क्या मानते हैं कि कंसेंट हमारी कैसी है? फ्री कंसेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट हमने इसके अंदर कौन सा कवर कर लिया था? कौन सा? कोएजन हो गया था। कोएजन की डेफिनेशन कोई बताएगा क्या बॉयज में से? एनीवन? एब्सेंट थे आप तो। और कोई जो प्रेजेंट थे बॉयज? गर्दन नीचे हो गई अब, है? हम्म। 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 ठीक है, एक तो आईपीसी वाला पॉइंट था, और दूसरी तरफ हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा था? अनलॉफुल डिटेनिंग या थ्रेटनिंग टू डिटेन। ठीक है, क्या चीज डिटेन कर रहे हैं? प्रॉपर्टी डिटेन कर रहे हैं। ठीक है, और इंटेंशंस? ठीक है, तो इंटेंशन इसके पीछे क्या है कि हम किसी भी पर्सन को ये उकसा रहे हैं एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। ठीक है, और कुछ था इसके नीचे? इफेक्ट कैसा होता है कोएर्जन का? आप बताओ। हम्म। इफेक्ट, इफेक्ट कोएर्जन का इफेक्ट कैसा आता है कॉन्ट्रैक्ट पे? वॉइडेबल होता है। और दूसरा वाला क्या था? दूसरा भी था एक इसके अंदर पॉइंट, रिस्टोर द बेनिफिट्स। ठीक है, अच्छा, तो ये दो इफेक्ट्स इसके निकलते हैं। यहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट जो फ्री कंसेंट वाले हैं सबका इफेक्ट यही आएगा कि वो क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी बेनिफिट्स आपने अर्न किए हैं उनको रिटर्न कर दो वापस। ठीक है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो गुड्स हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमने लास्ट कहाँ तक किया था? सैंपल्स लिख लिए थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग सेक्शन लिखेंगे, दैट इज सेक्शन 16। अच्छा, बिफोर दैट मुझे ये बताओ सेक्शन 11 किसका है? माइनॉरिटी और वो वाला। ठीक है, 12 अनसाउंड माइंड, 13 नहीं, वो 12 में ही है, वो 12 में ही है। डिस्क्वालिफाइड वाला पॉइंट जो है और अनसाउंड माइंड वाला जो है वो दोनों 12 में है ना? कंसेंट, कंसेंट का डेफिनेशन सेक्शन 13 में है। 14 में क्या है? फ्री कंसेंट। 15 में क्या है? कोएजन। 16 में? 16 अभी पढ़ा नहीं है, अभी नेक्स्ट हम सेक्शन 16 ही लिखेंगे जो अनड्यू इन्फ्लुएंस का होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो। तुम लोगों ने जो भी फर्स्ट पॉइंट जैसे भी लिखा हो, ABCD लिखा हो या जैसा भी, उस हिसाब से भी सेकंड पॉइंट डाल लेना। फिर कोएर्जन के बाद का सेकंड पॉइंट है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस, जिसका सेक्शन नंबर होता है 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में लिखेंगे वेयर द रिलेशंस between the parties, where the relations between the parties are such that one person is in a position
is in a position to dominate the will of other and he uses that position to obtain undue advantage इसको अनफेयर लिखो, वो ज्यादा बेटर है. टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर. ये पूरा इसका हो गया डेफिनेशन. अब इसके बाद हम इसके एसेंशियल्स लिखेंगे. essential ingredients under this provision. पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर एक बार समझेंगे इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या होता है. डन. ठीक है, डेफिनेशन देखो इसकी क्या कह रही है. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? वेयर द रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज इज सच दैट वन पार्टी इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर. अब कीवर्ड मार्क कर लो तुम्हारा, ये कीवर्ड है एक तो डोमिनेटिंग द विल ऑफ अदर. मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी से ज्यादा सुपीरियर पोजीशन में है और दूसरा वाला उससे इंफीरियर है. ठीक है, एक पर्सन सुपीरियर है, दूसरा इंफीरियर है. तो जो ऊपर वाली पोजीशन का पर्सन है ना, वो क्या कर रहा है, अपने से नीचे वाले को दबाने की कोशिश कर रहा है, उससे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाने की कोशिश कर रहा है. राइट, तो इसीलिए हमने यहाँ पे, लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये उनके रिलेशंस की वजह से हो रहा है. तो पार्टीज के आपस में रिलेशंस ही ऐसे हैं जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की विल को डोमिनेट कर रहे हैं. डोमिनेट यानी एक पार्टी ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में है और दूसरी पार्टी उससे नीचे है. अब जैसे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स हम लोगों की विल को डोमिनेट कर सकते हैं ना, राइट. अगर वो कहेंगे कि तुम्हें घर है ना लास्ट 7 बजे तक आना है, उससे लेट आए ना तो फिर देख लेना कि हम क्या करते हैं, तुम्हारा फोन जो है ना, फोन सीज कर देंगे हम. ठीक है, अब अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, तुम्हारी विल को डोमिनेट कर रहे हैं ना. मतलब हमें तो पार्टी करनी थी लेट तक, लेकिन मम्मी पापा ने तो ये रूल बना रखा है 7 बजे तक ही घर में आना है, तो अब ऐसे में क्या करें हम, मर्जी तो उन्हीं की चलेगी. वाई? क्योंकि वो बड़े हैं हमसे. तो ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है कि एक पर्सन जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग पोजिशन में है और वो अदर पर्सन को अपने हिसाब से वर्क करवा रहा है. ठीक है, एंड he uses that position to obtain unfair advantage. यहाँ पे तुम्हारा कीवर्ड क्या रहेगा? to obtain unfair advantage. इसको मार्क कर लो, ये दूसरा कीवर्ड है. अच्छा, लेकिन पेरेंट्स अनफेयर एडवांटेज नहीं उठाते. ठीक है, उनका पर्पस जो होता है वो तुम्हारी भलाई ही होता है. तो अब अगर कोई पार्टी ऐसा कर रही है कि तुम्हारे विल को डोमिनेट कर रही है और वो खुद का फायदा उठा रही है उस केस में, मतलब खुद के लिए बेनिफिट के लिए काम कर रही है, तो दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. ओके, अच्छा, पर्पस एक तरीके से ये हो गया इसका.
जैसे वहां पे कोएर्जन में हमने पर्पस क्या देखा था कि पार्टीज के इंटेंशन ये है कि हम सामने वाले को इंड्यूस करें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। यहाँ पे इसका पर्पस क्या है? अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करना है। ठीक है, अब ऐसा अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके अगर तुम किसी से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवा रहे हो तो उस कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट आएगा क्या? फ्री कंसेंट आएगा उसमें? नहीं आएगा, देयर इज नो फ्री कंसेंट। ओके फाइन, अब इसके अंदर हम इसमें इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट इसेंशियल्स का लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन पार्टीज। पार्टीज के आपस में रिलेशन होना चाहिए। रिलेशंस इन द सेंस नियर रिलेशंस की बात कर रहे हैं हम। नियर रिलेशंस होने चाहिए, यानी इधर ब्लड रिलेशंस होंगे या किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो सकता है कोई रिलेशन, बट हाँ पहले से ऐसा कोई ना कोई उनका आपस में वो होना चाहिए। अब अगर एकदम कोई स्ट्रेंजर है ना जिसको तुम जानते करते नहीं हो वो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाएगा तो फिर तो तुम बेवकूफ हो ना, मतलब कि तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो उसके साथ, राइट? यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों एंटर करें? क्योंकि उस पार्टी को हम जानते हैं, हमारा रिलेशन है उस पार्टी के साथ कुछ ना कुछ, इसीलिए। सेकंड हम लिखेंगे इसमें पोजिशन टू डोमिनेट द विल। विल का मतलब इच्छा होता है ना, किसी की डिजायर, कोई क्या करना चाह रहा है तुम उसको वो नहीं करने दे रहे हो, तुम अपनी मर्जी से काम करवा रहे हो उससे। A person is deemed to be in a dominating position, in a dominating position due to चार पॉइंट्स हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, चार पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। एक है रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, ड्यू टू रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी। जैसे यहाँ पे डॉक्टर एंड पेशेंट में होता है, फादर एंड सन में होता है, और मास्टर सर्वेंट में होता है। ठीक है, रियल अथॉरिटी का मतलब पेंसिल से साइड में लिख लेना, रियल जो है आपका ब्लड रिलेशन से आता है। ठीक है, और अपेरेंट वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से आता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस होते हैं ये। पेंसिल से लिख लेना खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड फिड्यूशरी रिलेशन है। अपेरेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल और रियल का मतलब ब्लड रिलेशंस है। रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस exists, example
solicitor and client, husband and wife, creditor and debtor. थर्ड वाले में इसमें लिखेंगे थर्ड वाले में है मेंटल डिस्ट्रेस, mental distress, if contract entered with a person whose mental capacity is temporarily या फिर permanently affected due to illness, old age, mental distress, या फिर बॉडीली डिस्ट्रेस। अगर तुम्हारे ऐसे फ्लो चार्ट बनाने का जगह नहीं हो ना तो ऐसे लाइन ड्रॉ करके वो लिख लेना, बुलेट्स लिख लेना इसके अंदर, तुम्हारी मर्जी है, जगह के हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। और लास्ट फैक्टर इसके अंदर आता है unconscionable बार्गेन्स। इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट entered by using dominating position in an unfair manner, in an unfair manner। एग्जाम्पल, money lending transactions।
इस पूरे मेंटल डिस्ट्रेस वाले पॉइंट का एग्जाम्पल लिख सकते हो? डॉक्टर एंड पेशेंट। डन हो गया, सबका नोटिंग हो गया? देखो क्या कह रहे हैं इसके अंदर ये। अभी हम लोगों ने इसमें कितने पॉइंट्स देख लिए? इसेंशियल्स के अंदर 2 ही पॉइंट्स देखे हैं। पहला पॉइंट कह रहा है रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, यानी पार्टीज के आपस में रिलेशंस कैसे हैं? नियर रिलेशंस होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंजर नहीं होना चाहिए कोई भी, है ना, आपस में जानकार होने चाहिए एटलीस्ट वो। सेकंड पॉइंट कह रहा है इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल, इसको है ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेपरेट क्वेश्चन, अकेले इसके ऊपर अलग क्वेश्चन बन सकता है एक। अब कैसे डोमिनेट करने की बात कर रहे हैं ये विल को, वो देखो, अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजिशन ऑफ डोमिनेटिंग द विल ऑफ अनदर। मतलब डोमिनेटिंग पोजिशन में हम कब मानेंगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ दी फॉलोइंग रिलेशंस, यानी अभी ये जो हम 4 रिलेशंस देखे हैं ना, इन रिलेशंस की वजह से ऐसा माना जाता है कि ये पर्सन क्या है? डोमिनेटिंग पोजिशन में है। क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं? पहला पॉइंट कह रहा है इसमें रियल और अपेरेंट अथॉरिटी की वजह से है। अच्छा, आपका रियल अथॉरिटी मतलब समझते हो ना, पावर। तो एक पर्सन ज्यादा पावरफुल है, क्यों पावरफुल है वो? बिकॉज ऑफ रियल अथॉरिटी। रियल मतलब ब्लड रिलेशंस की वजह से, जैसे पेरेंट्स और चिल्ड्रन में होता है, फादर एंड सन में होता है, वैसा। अपेरेंट अथॉरिटी किससे आती है? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन से आती है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप अगर किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो आपके और कंपनी के बीच में एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट एंटर होगा। तो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट के ऊपर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये दोनों आपस में क्या हो गए? अपेरेंट अथॉरिटी वाले पर्सन हो गए, जहां पे एम्प्लॉयर ज्यादा डोमिनेटिंग पोजिशन में होता है, राइट? ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया? डॉक्टर पेशेंट हो सकता है, यहाँ पे फादर एंड सन है, और मास्टर एंड सर्वेंट है, ठीक है। जिसमें तुम्हारा फादर एंड सन वाला तो क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। डॉक्टर एंड ये वाला तुम्हारा अपेरेंट वाला हो जाएगा, ठीक है, अपेरेंट अथॉरिटी हो जाएगी। एंड इवन मास्टर एंड सर्वेंट में भी क्या होता है? अपेरेंट अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो इधर ब्लड रिलेशन से वो आ रहा है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन से आ रहा है। दूसरा, फिड्यूशरी रिलेशन। फिड्यूशरी रिलेशन का मतलब होता है कोई रिलेशन ऑफ ट्रस्ट। ओके, पार्टीज के बीच में अगर ट्रस्ट का रिलेशन है तो हम उसको फिड्यूशरी बुलाते हैं। अब यहाँ पे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है इनके बीच में, रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये कहाँ पे होता है? जैसे एक सॉलिसिटर एंड क्लाइंट में। सॉलिसिटर का मतलब होता है, पता है क्या? सॉलिसिटर नहीं, लीगल एडवाइजर। सॉलिसिटर का मतलब है लीगल एडवाइजर। लिख लो, लॉ में बहुत सारी जगहों पे ये चीज बोलते हैं, ये चाहे ऊपर कहीं साइड में मार्जिन में स्टार डाल करके लिख लो। सॉलिसिटर का मतलब होता है लीगल एडवाइजर। अब लीगल एडवाइजर किसी क्लाइंट का केस फाइट कर रहा है, जैसे एडवोकेट है, एडवोकेट किसी क्लाइंट का केस लड़ रहा है, तो वो क्या है? वो ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में है ना, वो जैसा मन करे वैसा अपने क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकता है ना। हस्बैंड एंड वाइफ, यहाँ पे भी डोमिनेटिंग पोजीशन वाली चीज है। क्रेडिटर एंड डेटर इधर भी, बट यहाँ पे ये सारे रिलेशनशिप्स ऑफ ट्रस्ट होते हैं। अभी क्रेडिटर और डेटर है, आप अपने किसी भी डेटर को अगर पैसे उधार पे दे रहे हो तो जरूर विश्वास है तभी उधार पे दे रहे हो ना, वरना ऐसे ही कोई किसी को क्यों क्रेडिट देगा, सोचो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? रिलेशंस ऑफ ट्रस्ट है। ओके, थर्ड क्या कह रहा है? मेंटल डिस्ट्रेस। मेंटल डिस्ट्रेस यानी कि आप है ना एक ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो जिस इंसान की मेंटल कैपेसिटी जो है ना वो अफेक्टेड है, वो सही नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है वो। अब चाहे वो मेंटली ये जो है टेम्पररी हो चाहे परमानेंट हो उसका, ओके, या तो मेंटल कैपेसिटी उसकी परमानेंटली अफेक्टेड हो या फिर टेम्पररीली अफेक्टेड हो, डजेंट मैटर। इस कारण की वजह से अफेक्टेड है वो, बिकॉज ऑफ
इलनेस, ओल्ड एज, मेंटल डिस्ट्रेस या बॉडीली डिस्ट्रेस। अच्छा, जैसे जो लोग एज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। वाई, मे बी पढ़े लिखे नहीं है, या फिर पढ़े लिखे होंगे भी तो भी उनके टाइम पे चीजें कुछ और थी, अब हमारे टाइम पे चीजें कुछ और है। तो ऐसे में क्या है, ऑल्दो वो एज में हमसे बड़े हैं लेकिन हम उन चीजों का नॉलेज ज्यादा रखते हैं, तो चांसेस है कि हम उन लोगों को क्या कर पाए, अफेक्ट कर पाए, अनड्यू इन्फ्लुएंस कर पाए उनको ना। इलनेस, बीमारी है कोई, मेंटल डिस्ट्रेस यानी एंजाइटी डिप्रेशन ऐसे में चला गया है वो, या मे बी अनसाउंड माइंड है, और बॉडीली डिस्ट्रेस है यानी कि इंजरीज वगैरह हो रखी हैं उसकी बॉडी पे। इन 4 कारणों की वजह से हम कह रहे हैं कि कोई भी इंसान मेंटली अफेक्टेड हो सकता है। उसके साथ अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो तो मतलब तुम ज्यादा डोमिनेटिंग पोजिशन में हो। फाइन, एग्जाम्पल डॉक्टर एंड पेशेंट, क्यों पेशेंट की वैसे भी जरूर पेशेंट है मतलब वो बॉडीली डिस्ट्रेस वाली चीज हो गई उसके साथ ना। और लास्ट पॉइंट कह रहा है अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स, यानी कि यहाँ पे वो वाला बार्गेनिंग नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये है अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है अनफेयर, इस वर्ड का मतलब अनफेयर है। तो जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है ना, वो पार्टी क्या कर रही है, दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है और वो भी अनफेयर मैनर में कर रही है, ठीक है। अब जैसे मनी लेंडिंग वाली ट्रांजैक्शंस में होता है, मनी लेंडिंग का क्या मतलब है, यहाँ पे लोन्स है ना। तो जब भी कभी हम लोन्स देते हैं या लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो बैंक है फॉर एग्जांपल आपको लोन दे रही है तो उससे लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो अनफेयर मैनर में रखे, मतलब सारे कस्टमर से तो वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं 8% और तुमसे इंटरेस्ट वो ले रहे हैं 12%, तो अनफेयर है ना ये चीज, तो गलत है ना ये तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इस रीजन की वजह से डोमिनेटिंग बन जाएगा बैंक और आप उससे कम पोजिशन पे हो, आपके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। वाई, बिकॉज फ्री कंसेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। चारों पॉइंट समझ आ गए क्या, क्लियर है क्या ये चारों पॉइंट्स? ओके, तो अ पार्टी इज सेट टू बी इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन बिकॉज ऑफ 4 रीजंस। क्या 4 रीजंस है? पहला, रियल एंड अपेरेंट अथॉरिटी, दूसरा फिड्यूशरी रिलेशन, तीसरा चौथा, ठीक है, ये समझ आता है ये पूरा, ठीक है, भयानक तो नहीं लग रहा है? ओके, चलो फिर अब थर्ड पॉइंट हम लिख रहे हैं, कौन सा थर्ड पॉइंट, फर्स्ट नियर रिलेशंस वाला लिखा था, सेकंड हमने ये डोमिनेटिंग वाला लिखा है, और अब थर्ड हम इसके बाद लिख रहे हैं इसेंशियल्स के अंदर ऑब्जेक्टिव। क्या था वैसे ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन को देख के क्या लग रहा था, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ अदर। अब जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको कुछ चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी, क्या 3 चीजें प्रूफ करनी है?
other party use this position to obtain consent. Transaction is unfair or unconscionable. अब वो इसेंशियल्स खत्म हो गए, उसके बाद की हेडिंग है ये। डन, नोटेड। अच्छा, इसके बाद हमने 3 इसेंशियल्स तो पहले कर लिए थे, 2 कर लिए थे, तीसरा ये वाला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसका डेफिनेशन में ही लिखा हुआ था, क्या है? सामने वाले का अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करना है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है? देखो, अगर तुम ये कह रहे हो ना कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाना है, तो वॉइडेबल कौन बनाएगा? उसको अग्रीव्ड पार्टी बनाएगी। अग्रीव्ड पार्टी बोले तो जिस पार्टी के साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो वो पार्टी क्या करेगी? कोर्ट को प्रूफ करेगी, यानी उसकी ड्यूटी बनती है प्रूफ करने की। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बर्डन ऑफ प्रूफ बोलते हैं, ठीक है। यानी कि किसके ऊपर बर्डन है प्रूफ करने का कि मेरे साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है? अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर है। तो अग्रीव्ड पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा, पहली चीज ये कि अदर पार्टी मेरे से ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ये प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा, that the other party used his position to obtain consent, उसने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल किया है मेरी कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए, फाइन। एंड तीसरा, ये जो ट्रांजैक्शन मेरे साथ करी है इसने, वो क्या है? अनफेयर है या फिर अनकॉन्शनेबल है, ठीक है। तीनों चीजें क्लियर है, हमने पहले भी पढ़ी हैं ये तीनों चीजें। बस ये तुम्हें साबित करना पड़ेगा कोर्ट में। देखो, हर चीज कोर्ट के अंदर तभी तुम्हें रेमेडी मिल पाएगी उसकी, जब तुम उसको प्रूव करोगे। ओके, आप कोर्ट की नजरों में तुमने देखा होगा, उसके सामने जो सच दिख रहा है वो सच है, जो वहां झूठ दिख रहा है वो वहां झूठ है, रियलिटी चाहे कुछ भी हो उसकी। तो वही चीज यहाँ पे भी अग्रीव्ड पार्टी को साबित करना पड़ेगा कि कैसे मेरे साथ ये हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है।
कैसे डोमिनेटिंग पोजीशन में है, उसका यूज किया गया है मेरी कंसेंट ऑब्टेन करने के लिए, एंड वो ट्रांजैक्शन क्या थी, अनफेयर थी। इसका जो इफेक्ट निकल के आता है वो एग्जैक्टली सेम है एज दैट ऑफ अ कोएर्जन। तो कोएर्जन का इफेक्ट क्या था, voidable, रिस्टोर द बेनिफिट्स, बस एग्जैक्टली सेम था। ओके अब है ना एक हम डिफरेंस लिखेंगे बिटवीन कोएर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो मुझे बता सकते हो क्या फर्क है उन दोनों में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में और कोएर्जन में क्या डिफरेंस है, कुछ है या नहीं? एक तो सेक्शन नंबर का फर्क है, राइट? क्या 15 और 16 स्पेलिंग का फर्क है, और हाँ हम्म हम्म ठीक है, वहां पे पर्पस क्या था? हाँ, और यहाँ पर्पस क्या है, अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करना। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। और बेसिस हम हमेशा बनाएंगे डिफरेंस के क्वेश्चन में, ये कभी भी नहीं भूलना। पहला पॉइंट, मीनिंग लिखोगे इसकी, मैं डैश डैश करके छोड़ रही हूं यहाँ पे, मतलब जैसा पीछे दे रखा है एग्जैक्टली वैसा। एक सेक्शन नंबर का पॉइंट भी तुम लोग डिफरेंसेस में डाल सकते हो। कोएर्जन का सेक्शन कौन सा है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस 16। थर्ड पॉइंट में नेचर ऑफ एक्शन, इन्वॉल्व्स फिजिकल फोर्स और थ्रेट, और ये वाला इन्वॉल्व्स मेंटल या मॉरल प्रेशर। फोर्थ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, involves committing or threatening to commit an act forbidden by आईपीसी, लिखो इसको, लॉ नहीं, forbidden by आईपीसी।
by party to a contract or even a stranger. Always by parties to a contract. एक पॉइंट एनफोर्सिएबिलिटी का हो गया. voidable at option of parties. एक लास्ट 8th पॉइंट. benefits received. Court will decide whether to restore back the benefits or not. Aggrieved party. Done. Noted. ओके देखो डिफरेंसेस देखो. फर्स्ट पॉइंट तो मीनिंग का एज यूजुअल लिखते ही लिखते हैं. सेकंड पॉइंट में हमने सेक्शन नंबर्स का डिफरेंस डाल दिया. बट अगर तुम्हें बहुत अच्छे से याद है सेक्शन तो ही लिखना वरना मत लिखना इसको.
ठीक है। थर्ड के अंदर हम कह रहे हैं कि किस तरीके का एक्शन लिया जाता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग फिजिकल फोर्स का यूज कर रहे हैं क्योंकि क्राइम कमिट करने की धमकी दी जा रही है या फिर वो कमिट हो चुका है। ठीक है, हम ये वाली लाइन उसमें यूज करते हैं ना डेफिनेशन में, कमिटिंग या थ्रेटनिंग टू कमिट, मतलब आपने यहाँ पे फिजिकल फोर्स यूज किया है, सामने वाले को नुकसान पहुंचाया है या फिर आपने उसको क्या दिया है, धमकी दी है। यहाँ हम कोई फिजिकल फोर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ मेंटल प्रेशर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ क्रिमिनल एक्शन। क्रिमिनल एक्शन इसमें होता है बिकॉज आईपीसी के एक्ट्स को आपने कमिट करा है या उसको कमिट करने की धमकी दी है। इस तरफ क्या है, ऐसा कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं होता है। देन पार्टीज के बीच का रिलेशन अगर हम देखें तो रिलेशन होना कोएर्जन के अंदर जरूरी नहीं है कि उनका पहले से कोई रिलेशन हो आपस में, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉर्ट ऑफ रिलेशन जरूर होता ही होता है, चाहे वो फिड्यूशरी की वजह से हो, रियल अपेरेंट हो, कैसा भी ओवर होता ही है। ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज बाय होम हमने कोएर्जन में पढ़ा था, एक लाइन लिखी थी कि पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सरसाइज कर सकती है कोएर्जन, और वो किसी स्ट्रेंजर से भी करवा सकती है कि गुंडे भेज के धमकी दिलवा दी उसको। ठीक है, इधर हमेशा कौन करेगा अनड्यू इन्फ्लुएंस, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगी। ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी में वॉइडेबल है ये वाला, ये भी वॉइडेबल है, लेकिन साथ में कोर्ट इसको क्या कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, यानी कोर्ट इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जीरो डिक्लेयर कर सकता है, मतलब बिल्कुल कैंसिल कर देगा, रद्द कर देगा उसको। ठीक है, लास्ट, बेनिफिट्स रिसीव्ड का क्या किया जाएगा। देखो यहाँ पे तो बेनिफिट्स रिस्टोर करने पड़ेंगे, यहाँ पे कोर्ट की मर्जी है कि वो रिस्टोर करने के लिए बोलता है या नहीं बोलता है, ऐसा। तो इधर मे और मे नॉट भी वाली चीज हो गई, कर भी सकते नहीं भी कर सकते, यहाँ तो करना ही पड़ेगा। फाइन, ऐसे करके हम लोगों ने इसके ये सारे डिफरेंसेस लिख लिए। कितने पॉइंट्स हो गए, 8 पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम लोग इसमें फ्रॉड स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं इसमें, प्री कंसेंट के कितने एलिमेंट्स बच रहे हैं, 3 एलिमेंट्स अभी भी बच रहे हैं ना। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं।